नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। वो तीन होनहार छात्र अपने दिल में कई अरमान, कई सपने लेकर दिल्ली आए थे। उनका बस एक ही सपना था कि वो पढ़ लिख कर एक ऊंचा मुकाम हासिल करें। वो उस ऊंचाई को छूना चाहते थे जहां पहुंचने पर ना केवल उनके माता पिता को बल्कि पूरे समाज को उन पर गर्व होता। लेकिन उनका सपना पूरा होने से पहले ही सब कुछ उजड़ गया। उनके सपने, उनके अरमान, उनके हौसले, उनके शरीर के साथ पानी में डूबकर खत्म हो गए। लेकिन उनकी मौत छोड़ गई है कई सवाल, वो सवाल जिनके जवाब देने होंगे। सवाल तो कई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन होनहार छात्रों के सपने, अरमानों और हौसलों को डुबोने वाला जिम्मेदार कौन है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के आईएएस की तैयारी करवाने वाले राव कोचिंग सेंटर में हुए दर्दनाक हादसे की। कल शाम को ही बारिश के चलते ओल्ड राजेंद्र नगर के राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया। जल भराव के कारण 3 स्टूडेंट की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शनिवार रात को बिल्डिंग में पावर कट के कारण बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी का बायोमेट्रिक गेट जाम हो गया और स्टूडेंट अंधेरे में लाइब्रेरी के अंदर फंस गए और कुछ मिनट बाद ही पानी का प्रेशर तेज हुआ और दरवाजा टूट गया। दरवाजा टूटने के बाद पानी तेजी से बेसमेंट में भरने लगाया और बताया जा रहा है कि बहाव इतना ज्यादा तेज था कि कुछ ही सेकंड में घुटनों तक पानी भर गया। ऐसे में स्टूडेंट बेंच पर खड़े हो गए और महज 2-3 मिनट में ही पूरे बेसमेंट में 10 से 12 फीट पानी भर गया और इसी हादसे में देखते ही देखते 3 छात्रों की मौत हो गई। लेकिन यह सिर्फ हादसा नहीं है बल्कि एक घनघोर लापरवाही है। कई सवाल हैं, जैसे बेसमेंट में लाइब्रेरी क्यों बनाई गई थी। सवाल यह भी है कि जब लगातार इस इलाके में पानी भर रहा था तो एमसीडी ने कोई एक्शन पहले से क्यों नहीं लिया। यही वजह है कि इस घटना के बाद दिल्ली में अलग अलग कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने वाले छात्रों के बीच आक्रोश है, गुस्सा है, नाराजगी है। इस घटना के बाद कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले छात्रों ने कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया है। तो आज हम आपको बताएंगे कि इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है और भविष्य में कैसे इन हादसों को रोका जा सकता है। हम ये भी बताएंगे कि कोचिंग संस्थानों के लिए क्या नियम है और इन नियमों का कितना पालन हो रहा है। लेकिन पहले देखते हैं कि ये दर्दनाक हादसा आखिर हुआ कैसे। तो शनिवार की शाम करीब 7 बज रहे थे और राव आईएएस कोचिंग सेंटर में जो जलभराव हुआ और पुलिस और फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौके पर पहुंची और इस शाम 7 बजे की घटना बताई जा रही है। और घटना सामने आने के बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। और इस दौरान जब यह हादसा हो रहा था, तो इस दौरान जब यह घटना हो रही थी तो करीब 35 छात्र उस वक्त बेसमेंट में मौजूद थे। बेसमेंट में लाइब्रेरी बनी हुई थी, छात्र वहीं पर पढ़ाई कर रहे थे और बेसमेंट में छात्रों को रेस्क्यू करने के लिए पहले रस्सी का इस्तेमाल किया गया। जब पानी भर गया, 10 से 12 फीट पानी होने लग गया, तो रेस्क्यू करने के लिए रस्सियों का इस्तेमाल किया। लेकिन बेसमेंट में जल भराव बहुत ज़्यादा था और रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत समय लग गया और बचाव के लिए पहले दमकल यानी फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और मामला गंभीर नजर आने के बाद एनडीआरएफ की टीम भी उसे भी बुलाया गया, क्योंकि एनडीआरएफ ज़्यादा सक्षम है इस तरह के मामलों से निपटने के लिए। एनडीआरएफ की टीम के आने के बाद बेसमेंट से पानी को फ्लश आउट करना यानी पानी को बाहर निकालने का काम शुरू हुआ और फंसे छात्रों को जल्द से जल्द रेस्क्यू करवाने के लिए गोताखोरों की भी मदद दी गई। हादसे में 3 छात्र श्रेया यादव, नेविन डाल्विन और तान्या सोनी की मौत हो गई। हालांकि कुछ छात्रों को बचा लिया गया। तो इस तरह से ये पूरा हादसा हुआ। लेकिन हादसा हुआ, लेकिन इस हादसे में 3 होनहार युवाओं की जान चली गई। लेकिन ये सिर्फ हादसा नहीं है बल्कि एक गंभीर, घनघोर लापरवाही और एक ऐसा अपराध है जिसकी कीमत 3 अनमोल जिंदगियों ने चुकाई है। आइए समझते हैं कि किस तरह से कोचिंग सेंटर ने लापरवाही की और सिस्टम ने किस तरह से इस लापरवाही की अनदेखी की। आप ग्राफिक्स के माध्यम से समझ सकते हैं कि 400 गज में ये पूरा आईएएस कोचिंग सेंटर बना हुआ था, राव कोचिंग सेंटर बना हुआ था और यहाँ जो बेसमेंट था, बेसमेंट से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, यानी आने का भी वही रास्ता और बाहर निकलने का भी वही रास्ता। और लाइब्रेरी के बाहर निकलने के लिए सीढ़ियों के जरिए एक ही रास्ता था, यानी एक ही एग्जिट और एक ही एंट्री थी। और जब अचानक पानी भरने लगा तो ये पानी गंदा था, इसमें मिट्टी मिली हुई थी। तो जो रस्सियां जब डाली गई तो रस्सियां इस गंदे पानी की वजह से दिखाई नहीं दे रही थी
और इसलिए छात्रों को बचकर निकलने का मौका आसानी से नहीं मिल पा रहा था। और ये जो बेसमेंट है, सबसे बड़ी लापरवाही इसको समझने की जरूरत है कि जो बेसमेंट है इसको सिर्फ पार्किंग और स्टोरेज करने की अनुमति थी। यानी इस बेसमेंट में या तो पार्किंग रखी जा सकती है, स्टोरेज या कुछ सामान वगैरह रखा जा सकता है, लेकिन बेसमेंट में गैर कानूनी तरीके से बनाई गई लाइब्रेरी चल रही थी। लाइब्रेरी जब चलेगी तो जाहिर तौर पर बच्चे भी इसमें पढ़ने के लिए आएंगे, और बिल्डिंग बायलॉज, जो बिल्डिंग के जो कानून कहते हैं, उसके प्रावधान के हिसाब से इसमें जल निकासी को बेसमेंट में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए थी। अगर मान लीजिए पानी भर जाता है तो ये क्लॉज होता है कि जब आप बिल्डिंग बनाते हैं तो बेसमेंट से पानी बाहर निकालने की एक व्यवस्था होना चाहिए, जो नहीं थी। यदि बेसमेंट का उपयोग व्यवसायिक यानी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है तो पर्याप्त संख्या में निकास मार्ग यानी अंदर आने का मार्ग, बाहर निकलने का मार्ग अलग अलग होने चाहिए। और खास बात है, अब यहां से गलती शुरू होती है एमसीडी की, कि पूरे इलाके में बारिश के बाद लगातार पानी भर रहा था। मतलब कोई पहली घटना नहीं थी, 22 और 24 जुलाई को भी पानी यहां पर भरा था, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम को लेकर शिकायत भी की गई उस दौरान, लेकिन एमसीडी ने कोई एक्शन नहीं लिया और 3 होनहार छात्रों की जिंदगी पानी में डूबकर खत्म हो गई उनके सपनों के साथ। और जब भी कोई कोचिंग सेंटर शुरू होता है तो उसके लिए कुछ नियम होते हैं, उसको कुछ नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि कोचिंग सेंटर में एक साथ कई छात्र पढ़ने के लिए आते हैं, तो इसके लिए कुछ नियम कायदे कानून भी बनाए गए हैं। आइए देखते हैं कि दिल्ली में कोचिंग संस्थानों के लिए नियम क्या, उनकी बिल्डिंग्स के लिए नियम क्या है और कितना इन नियमों का पालन हुआ। इस हादसे को आप जान ही चुके हैं, आपको मालूम पड़ जाएगा कितने नियमों का पालन हुआ। तो दिल्ली में कोचिंग संस्थानों के लिए जो नियम है उसमें उसके मास्टर प्लान 2021 के तहत डेवलपमेंट एरिया में कोचिंग सेंटर खोलने के लिए सड़क की चौड़ाई 18 मीटर होना चाहिए, और क्लस्टर कॉलोनी यानी कच्ची कॉलोनी में यही अगर कोचिंग सेंटर खुलता है तो 9 मीटर की सड़क की चौड़ाई होना चाहिए। और कमर्शियल एरिया में कोचिंग सेंटर संचालन के लिए एमसीडी, फायर डिपार्टमेंट, डीपीसीसी और पुलिस का एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अवैध कोचिंग सेंटरों पर पाबंदी लगाने के लिए कई बार इस देश की अदालतों ने सख्त निर्देश दिए हैं, दिल्ली के मामले में भी दिए हैं। जनवरी 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली एमसीडी को दिए निर्देश दिए थे कि जो दिल्ली हाई कोर्ट का कहना था जुलाई 2023 में, माफ कीजिएगा, कोचिंग संस्थानों को यह निर्देश दिए थे कि नियमों का पालन होना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2022 में कहा था कि बेसमेंट में कोचिंग संस्थान या कंपनियों के दफ्तर नहीं चल सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के अनुसार बेसमेंट में बच्चों की पढ़ाई की अनुमति तो बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती है। और पिछले साल जून के महीने में उत्तर पश्चिमी दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में भी एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी। अकेला मामला नहीं है जब इस तरह की लापरवाही बरती गई है। और आग लगने की इस घटना से 60 के करीब छात्र घायल हो गए थे, और तब भी इस घटना से कोई सबक नहीं सीखा गया। जनवरी 2020 में भी एक ऐसी लापरवाही की घटना हुई थी, और 25 जनवरी 2020 को जिस घटना का हम जिक्र कर रहे हैं, दिल्ली के भजनपुरा इलाके में कोचिंग सेंटर की छत गिर गई थी और हादसे में 4 छात्रों समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी। इतनी सस्ती जिंदगी हमने होनहार छात्रों की बना रखी इस दिल्ली शहर में। साल भर पहले कोचिंग सेंटर्स को नोटिस तक मिल चुका है। नियमों के उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए 897, एक दो नहीं, पूरे 897 कोचिंग सेंटर्स को नोटिस दिया गया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। और कल रात 3 होनहार छात्र जो आईएएस बनने का सपना लेकर अपने छोटे शहरों से दिल्ली आए थे, वो पानी में डूब गए, और उनके साथ ही उनके सपने भी पानी में डूब गए। और दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे में दिल्ली पुलिस की एफआईआर से भी कई बड़े खुलासे हुए। एफआईआर से खुलासा हुआ है कि कोचिंग संचालक को बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने की अनुमति नहीं थी। आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर दिल्ली पुलिस की वो एफआईआर की कॉपी देख रहे हैं। तो बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने की अनुमति नहीं थी कोचिंग सेंटर को। इस मामले में कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता पुलिस को कागज भी नहीं दिखा पाए। इतना ही नहीं, बेसमेंट में वाटर ड्रेनेज की व्यवस्था भी नहीं थी, यानी पानी बाहर निकालने की भी व्यवस्था नहीं थी। और पुलिस की एफआईआर में हादसे के लिए बिल्डिंग मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम के लोगों को जिम्मेदार बताया गया है। एफआईआर के मुताबिक बारिश का पानी सड़क पर 3 फीट तक भरा था। तो ये पूरी एफआईआर आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस ने जो अभी प्राथमिक जांच की है, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें कई खामियां सामने आई हैं। और जब दिल्ली में इतना बड़ा हादसा हुआ तो राजनीति भी होनी थी। दिल्ली भाजपा ने कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर दिल्ली सरकार पर
निशाना साधा है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि यह सामान्य घटना नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर आपराधिक लापरवाही का यह मामला बनता है। 3 ऐसे युवा जो देश का भविष्य थे, 3 ऐसे युवा जो अपने अपने परिवार के चिराग थे, दिल्ली की निकम्मी सरकार के भ्रष्टाचार का शिकार हो गए। और आधे घंटे 1 घंटे की बारिश में अगर इतना पानी उस बेसमेंट में जा रहा है, वो जो नाले ओवरफ्लो कर रहे थे, लगातार हमारी एनडीआरएफ की टीम से बात हो रही थी, उनको समस्या यही आ रही थी कि पानी बहुत गंदा है, कीचड़ है। राजेंद्र नगर में हुआ है ये कोई हादसा नहीं है, इसमें तो डायरेक्ट क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस बनता है। कुछ तिथियां आपके समक्ष रखना चाहूंगी। 22 जुलाई 2024 को राजेंद्र नगर में वाटर लॉगिंग होती है, यानी जल भराव होता है। वहां के स्थानीय लोग और भाजपा के वरिष्ठ नेता ये बात माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी के संज्ञान में लाते हैं और दुर्गेश पाठक जी बहुत उद्दंडता से एक बहुत ही व्यंग्यात्मक ट्वीट करते हैं और इस बात में कहते हैं कि हाँ ठीक है, मेरे संज्ञान में ये है, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं लेते। तो राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डीडी न्यूज से खास बातचीत करते हुए स्वाति मालीवाल ने इस पूरे मसले पर दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह हादसा नहीं बल्कि मर्डर है। स्वाति मालीवाल से बात की हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने। स्वाति मालीवाल जी मौजूद है। मैडम, जिस तरीके से इस पूरे जो है कड़ी में एक सरकार की, दिल्ली सरकार की निष्क्रियता नजर आ रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? बहुत ही शर्म की बात है। मैं अभी उन दोनों परिवारों से मिली हूं, उन दोनों ने अपनी बेटियों को खोया है। एक 24 साल की थी, एक 25 साल की थी। इतनी उम्मीद लेके उनको दिल्ली भेजा था। उनमें से एक परिवार तो किसान का परिवार है, उत्तर प्रदेश से आता है, और वो सारे लोगों का बस ये सपना था कि हमारी बेटियां आईएएस ऑफिसर बनेंगी और इस देश का नाम रोशन करेंगी, और उनका इतनी बेदर्दी से उनको मार दिया गया। मैं ये मानती हूँ, इट इज नॉट अ डिजास्टर, इट इज नॉट क्रिमिनल नेग्लिजेंस, आई थिंक दैट इट इज मर्डर एंड आई थिंक इट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड प्रॉपरली। दूसरी बात, ये दोनों परिवार से अभी तक कोई मिलने नहीं आया, कोई मंत्री मिलने नहीं आए दिल्ली सरकार के, कोई एमसीडी के मेयर मिलने नहीं आई, कोई एमएलए मिलने नहीं आया, कोई पार्षद मिलने नहीं आया। ये कहाँ का न्याय है? उन सबको अपने एयर कंडीशनड घरों से निकलकर बाहर तुरंत इनसे मिलने आना चाहिए और 1 करोड़ की सहयोग राशि इन परिवारों को, हर परिवार को जरूर देनी चाहिए। बहुत शर्म की बात है, देश भर के कोने कोने से लोग आते हैं, बच्चे आते हैं यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सपने लेकर। अगर उनके सपनों को इस तरीके से रौंदा जाएगा तो कैसे चलेगा दिल्ली देश की राजधानी में? जी मैम, जिस तरीके से ये जो कोचिंग संस्थान है, जिस तरीके से जो तमाम रूल रेगुलेशन को ताक पर रख करके चला रहे हैं, जैसे हमने वहाँ पे बात की कई लोगों से, कई छात्रों से, लगभग हर संस्थान बेसमेंट में जो है अपना लाइब्रेरी खोल रखा है, जो कि शायद जहाँ तक मेरा मानना है वो लीगल नहीं है, और जो भी सुरक्षा के उपकरण है वो भी वहाँ पे व्यवस्थित नहीं है, जो है चाहे अग्निशमन जो है वो होती हैं। इस पे क्या कहेंगी? इसको सरकार किस तरीके से जो है अप्रूवल देती है और ये सब धड़ल्ले से चल रहा है? सरकार को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पहली बात तो ये बताना चाहिए किसने पैसे खाए। ये इतने इलीगल जो लाइब्रेरीज हर दूसरे घर में चल रही हैं, क्या इसका सेफ्टी मैकेनिज्म है? अब जाके सरकार जाग रही है, और क्या जाग रही है, एक ऑडिट ऑर्डर कर देते हैं, बस इतना ही इनका काम है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये इस तरीके से जो इलीगल सिस्टम चल रहा था, इसके लिए किसने पैसे खाए हैं, उसके ऊपर कौन, उसकी जवाबदेही और उसकी जिम्मेदारी कौन फिक्स करे। बरसात के बाद जो जल भराव होता है, हर साल की बात है, ये नया नहीं है, एक बार का नहीं है। हर साल हम देखते हैं कि दिल्ली के हर क्षेत्र में जल भराव होता है, जिसका खामियाजा आम जनता भुगतती है। इसका कौन जिम्मेदार होगा? मेरे हिसाब से पूरी तरीके से दिल्ली सरकार और एमसीडी की जिम्मेदारी है और उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो ये थी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे प्रकरण के जिम्मेदार दिल्ली सरकार है, जो कि वक्त रहते ना कि नालों की साफ सफाई, वाटर लॉगिंग की समस्या से जो दिल्ली जूझ रही है उस पर काम करती है, बल्कि जब जरूरत पड़ती है, जब हादसे होते हैं, तो वो जो इन हादसों के पीड़ित हैं उनसे मिलने तक भी नहीं आती। सुशील कुमार, डीडी न्यूज।
तो दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में जल भराव के कारण जान गंवाने वाले तीनों छात्रों की पहचान हो गई है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि मृतकों के नाम श्रेया यादव, तान्या सोनी और नेविन डाल्विन है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक श्रेया यादव यूपी के अंबेडकर नगर की रहने वाली थी, जबकि तान्या सोनी तेलंगाना और नेविन डाल्विन केरल के एर्नाकुलम जिले के रहने वाले थे। वहीं सेंट्रल दिल्ली के डीसीपी एम हर्षवर्धन ने बताया है कि दिल्ली पुलिस ने घटना को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली है। कोचिंग सेंटर और बिल्डिंग मैनेजमेंट और बिल्डिंग में काम करने वाले सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें बिल्डिंग के मालिक और कोऑर्डिनेटर शामिल हैं और इस मामले में आगे की जांच चल रही है, ऐसा दिल्ली पुलिस का कहना है। कल शाम को ओल्ड राजेंद्र नगर से एक बेसमेंट में पानी भर जाने की खबर आई थी, जिसको मिलते ही सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें दिल्ली पुलिस के अलावा दिल्ली फायर सर्विस और एनडीआरएफ के पर्सनल भी शामिल थे। यह सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद बेसमेंट से टोटल 3 बॉडी मिले, उनकी पहचान कर ली गई है और उनके परिवारजनों को हमने सूचना दे दिया है। उनकी पहचान हुई है इस प्रकार: श्रेया यादव जो कि अंबेडकर नगर यूपी की रहने वाली थी, तान्या सोनी जिनका परमानेंट एड्रेस तेलंगाना का था, और नेविन डाल्विन जो एर्नाकुलम केरला के रहने वाले थे। इसके अलावा हमने एफआईआर भी इसमें रजिस्टर कर लिया है। ये एफआईआर राजेंद्र नगर थाने में दर्ज किया गया है अंडर सेक्शन 105, 1061, 115(2), 290 एंड 35 BNS। ये एफआईआर वो कोचिंग सेंटर, बिल्डिंग के मैनेजमेंट, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम को जो देखभाल करते हैं उनका, और ऐसे लोग जिनका रोल इन्वेस्टिगेशन में आएगा उन सब के खिलाफ। अभी हमने 2 लोगों को इसमें डिटेन किया है, जो कि उस कोचिंग सेंटर के ओनर और कोऑर्डिनेटर हैं। इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन में दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली का राव आईएएस कोचिंग सेंटर हादसे में जो 3 छात्रों की मौत हुई है, तो उसे लेकर बाकी छात्रों में भयंकर आक्रोश है। डीडी न्यूज के संवाददाता सुशील ओझा ने कोचिंग सेंटर के छात्रों से बात की और उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की। कल शाम ओल्ड राजेंद्र नगर में बारिश के बाद हुए हादसे के बाद इन छात्रों में आक्रोश का माहौल है। हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे। अब क्या करना चाहिए, किस तरह की जो है दिक्कतें आती हैं आपको कोचिंग संस्थानों में पढ़ने के दौरान? देश के तमाम अलग अलग भागों से छात्र दिल्ली पहुंचते हैं अपने करियर को जो है भविष्य को बनाने के लिए। आपको किन किन समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है? सर, पहले तो क्लास की स्ट्रेंथ एक लिमिट होनी चाहिए। भर भर के 700-800 बच्चे, ये कोई स्ट्रेंथ नहीं है। क्लास की स्ट्रेंथ लिमिट करनी चाहिए। बच्चों की फैसिलिटी का कोई लेन देन ही नहीं है। इनकी फीस इनकी इतनी होती है, जीएस की 1,70,000, 1,80,000, आप देख लीजिए, ऑप्शनल की 60,000, और फैसिलिटी कुछ नहीं होती है। सर देखिए, एक ब्रोकरेज से लेके यहाँ आओ, सबसे पहले ब्रोकरेज इतना महंगा है कि ब्रोकरेज दो। और पता है सबसे पहले रूम देखने जाओ, 15,000 के नीचे बोल देते हैं रूम नहीं है। अरे भाई, कहाँ से लाएगा मिडिल क्लास फैमिली 15,000 में पूरा परिवार चलता है हम लोगों का। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देश भर के छात्र किस स्थिति से, परिस्थितियों से गुजरकर दिल्ली पहुंचते हैं अपने करियर को जो है बनाने के लिए, और यहाँ पर आने के बाद जब ये यथार्थ है, जो असलियत से रूबरू होते हैं, तो निश्चित तौर पर एक झटके देने वाला होता है। हमारे साथ और छात्र इनसे बात करेंगे। फायर सिक्योरिटी की बात करें, तमाम तरह की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी संस्थान को चलाने के लिए, जब आप लोग ये नोटिस करते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शंस होता है? आप कहाँ शिकायत करते हैं? हम यहाँ पे कल 7 बजे यहाँ के बारिश बंद हुई थी। हम सुबह 7 बजे से, मैं सुबह 5 बजे यहाँ से गया हूँ। यहाँ का पानी तब भी नहीं कम हुआ था और अभी भी आप देखो हालत क्या है। सर, क्या नहीं, अगर 5 मिनट यहाँ पे ढंग की बारिश हो जाए तो 3 फीट पानी भर जाता है, और कल सिर्फ आधे घंटे की बारिश में वहाँ पे 12 से 13 फुट अगर पानी चला गया तो इसकी जिम्मेदार कौन है? वेयर इज द एमसीडी? जी बिल्कुल, अगर हम कल की बात करें तो जिस तरीके से पानी भरा, छात्र अंदर फंसे, एनडीआरएफ और इनके जो भी बचाव दल, इनके पास जब इन्फॉर्मेशन, कितनी जल्दी आप तक सुविधाएं पहुंची? 6:30 बजे के आसपास बारिश चालू हुई, 7:15 बजे तक बारिश हुई है। उसके बाद कल मैंने एनडीआरएफ वालों से भी बात करी, उन्होंने बोला 9 बजे हम लोग यहाँ पे आए हैं। उसके बाद 9:30 के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चालू हुआ। उसके बाद कम से कम 6-7 घंटे हो गए, तब तक पानी नहीं निकाल पाए। कौन पार्लियामेंट्री हमारी बात सुनने आ रहा है? आप बताओ ना, कौन आया है? हम सिर्फ मरने के लिए आ रहे हैं क्या यहाँ पे? 25-25 हज़ार रुपये हम अपना खेत बेच के आ रहे हैं, प्रवासी लोग हैं हम लोग।
मतलब हम यहाँ मरने के लिए आ रहे हैं क्या? बिल्कुल, जिस तरीके से छात्रों में आक्रोश है, हम ये साफ तौर पर, जाहिर तौर पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से मनमानी चल रही है इस शिक्षा के जो है मंदिर जो है, जो कोचिंग संस्थान है, जिनको हम कोचिंग संस्थान कहते हैं। छात्र यहाँ पर आते हैं अपना भविष्य का निर्माण करने, लेकिन इनकी लापरवाही का नतीजा है कि ये छात्र एक दिन खुद को खपा देते हैं। सुशील कुमार, DD न्यूज। तो देखा आपने छात्रों में कितना आक्रोश है, और एक छात्र तक तो ये तक कह रहा है कि हम अपनी खेती की ज़मीन, अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेचकर इस दिल्ली शहर में IAS बनने के लिए, IAS की कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने के लिए आते हैं और हमें बदले में मिलती है मौत। इस विषय बहुत गंभीर है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मुखर्जी नगर से हमारे साथ अजीत द्विवेदी होंगे, उनके साथ हमारे कुछ छात्र भी होंगे, वहीं राजेंद्र नगर से हमारे संवाददाता चंद्रशेखर होंगे, वहीं आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में प्रविंदर सिंह सेठी, वहीं बीजेपी के प्रवक्ता और भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता अभिषेक टंडन भी हमारे साथ हैं। और इसके अलावा टाउन प्लानिंग किस तरह की होना चाहिए, टाउन प्लानिंग बताने के लिए और टाउन प्लानर हमारे साथ आर श्रीनिवासन भी मौजूद हैं। हम इन सभी से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले, तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और दिल्ली में एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। IAS कोचिंग क्लास जो सेंटर था, कोचिंग सेंटर था, उसमें 3 छात्रों की डूबने से बेसमेंट में मौत हो गई और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे संवाददाता अजीत द्विवेदी जो इस वक्त मुखर्जी नगर से जुड़ चुके हैं। अजीत, आप दिन भर छात्रों से भी मिले हैं, आपने कोचिंग सेंटर्स के दौरे भी किए हैं और अब स्थानीय लोग भी आपके साथ हैं। और मुखर्जी नगर वो जगह है जहाँ पर देश भर के छात्र आते हैं, IAS कोचिंग की तैयारी करते हैं और मुखर्जी नगर के अंदर वो रहते हैं। यहाँ के लोगों का क्या कहना है, किस तरह की उनके अंदर नाराजगी है, किस तरह का आक्रोश है? अजीत, ये प्रखर देखिए, हम जब दिन भर से मुखर्जी नगर का जायजा हम ले रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा हब है ये कोचिंग सेंटर का, राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर और नेहरू जो इलाका है वहाँ पर। तो लेकिन देखिए, आप कोशिश करिए कि हम जब यहाँ पर गए, हम यहाँ पर जब स्टूडेंट्स की जब जहाँ रेसिडेंट जहाँ वो रहते हैं, किन हालातों में रह के वो कोचिंग करते हैं, किन हालातों में रह के वो यहाँ पर सुनहरे सपने बुनते हैं, तो बस से बदतर हालात हमको यहाँ पर दिखाई दिए। उनके कमरे बहुत छोटे छोटे हैं, ढंग से पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, साफ सफाई नहीं है, सीवेज जो है वो ऊपर बह रहा है, सड़कों पर बह रहा है और इस कारण से देखिए बहुत बदतर स्थिति में जीने के लिए वो मजबूर हैं। हम ये कह सकते हैं उनका शोषण जो है ये किया जा रहा है कोचिंग संस्थान के माध्यम से, क्योंकि कोचिंग संस्थान जो है, PG और लाइब्रेरी जो है, वो संख्या से ज़्यादा लोगों का यहाँ एडमिशन ले लेते हैं, पूरी मूलभूत सुविधाएं तक उनको नहीं मिल पाती है और जो यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर देते हैं वो मनमाना दाम उनसे वसूलते हैं, उनका शोषण करते हैं। और लोग देखिए, बिल्कुल कोचिंग संस्थान सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, सब चीजें हैं, लेकिन कोचिंग संस्थानों के लिए एक नियम बनाए गए हैं। कोर्ट भी इस बारे में, दिल्ली हाई कोर्ट भी कई बार निर्देश जारी कर चुका है। क्या MCD की तरफ से या जो सरकारी सिस्टम है, क्या वो समय समय पर इनका इंस्पेक्शन करता है, इनकी जांच करता है? कुछ ये बातें सामने आई या उसमें भी कोई ढीला रवैया अपनाया जा रहा है?
देखिए यहाँ पर जो मैं मुखर्जी नगर में हूँ, यहाँ पर कुछ रेसिडेंट्स हैं जो कि लगातार इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये कोचिंग सेंटर्स जो है उनको रेगुलेट किया जाए, जो छात्र हैं उनको अधिकार दिए जाए। बीएन झा जी हमारे साथ हैं जो कि लगातार इसको लेकर कोर्ट में जा रहे हैं, लगातार वो बिल्कुल सोसाइटी में उसके लिए अवेयरनेस फैला रहे हैं। बीएन जी, किस तरीके से समस्या हो रही है, कहाँ प्रॉब्लम है कि नियम लागू नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, समस्या ये है कि जहाँ पे हो ही नहीं सकता वहाँ अगर चलाया जाएगा तो ये समस्या तो होगी। चूंकि एमपीडी में मास्टर प्लान 2021 जो बना है वो किसी कारण से बना ना, यूबीबीएल जो बना वो किसी कारण से बना। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि रूम की साइज क्या होनी चाहिए, अगर कोचिंग सेंटर खुलता है तो उसमें कितने स्ट्रेंथ होना चाहिए। कहा गया कि मिक्स लैंड में सी और डी कैटेगरी में 18 मीटर का रोड रो होना चाहिए और 200 स्क्वायर मीटर का प्लॉट हो, तभी वो कोचिंग चला सकता है। उसमें भी ग्राउंड फ्लोर पे अलग टोटल जो कवर्ड एरिया है वो होना चाहिए 100% अगर होना चाहिए तो फर्स्ट फ्लोर पे 75% होना चाहिए। लेकिन यहाँ 100% करके बिना फायर एनओसी के चलाया जा रहा है, सिंगल स्टेयर में चलाया जा रहा है 160 गज में। पूरी मुखर्जी नगर की बात करें तो पूरी मुखर्जी नगर में 160 गज है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1.33 स्क्वायर मीटर। वो इसके लायक ही नहीं है। जब आप एक बात बता दें, 5 आदमी का गाड़ी में बैठने की जगह है और 10 आदमी बैठाएंगे तो गाड़ी तो ओवरलोडेड होगा ना, ओवरलोड हो जाएगी। और यही समस्या यहाँ पर मुखर्जी नगर में है। बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, लेकिन जो कोचिंग संस्थान है वो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। एमसीडी जो है वो ध्यान नहीं दे रही है। जी बिल्कुल नहीं दे रही है एमसीडी ध्यान। और सबसे बड़ी बात है कि एमसीडी की छत्र छाया में ये सब गैर कानूनी काम हो रहा है। और यहाँ तक कि हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया इस मैटर का, सुओ मोटो लिया था लास्ट ईयर जो यहाँ पे फायर इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद जो है तब भी जो है हाईकोर्ट के ऑर्डर के बावजूद एमसीडी कार्रवाई नहीं कर रही है। बार बार एमसीडी को मैसेज जाता है लेकिन एमसीडी कार्रवाई नहीं कर रही। पहले यहाँ पर आग लगी थी एक कोचिंग सेंटर में, उसके बाद भी कुछ हालात बदले नहीं? हालात बिल्कुल नहीं बदले, क्योंकि सिर्फ एमसीडी की लापरवाही, एमसीडी मिली भगत है सबकी एमसीडी की, और ये कुछ चुनिंदा लोगों को ही सब ये अपना संबंध देते हैं या उनका नोटिफिकेशन में लेके आते हैं और ये कार्रवाई करते ही नहीं है। देखिए, एक ड्रेनेज सिस्टम की एक लिमिट होती है। अगर एक मकान में 12-15 लोगों के लिए ड्रेनेज सिस्टम है, उसकी जगह में 50 आ जाएंगे, वो कोलैप्स तो करेगा ही करेगा। आप लोग जिसके तक लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कि लगातार आप लोग यहाँ पर एक ग्रुप बना के आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है वो कोर्ट में जा रहे हैं, सिविल सोसाइटी के साथ में काम कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, हम पिछले 1 साल से लगातार अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, हम क्या कह रहे हैं कि भाई रूल ऑफ लॉ शुड प्रिवेल, और उसको इम्प्लीमेंट करने में इनको क्या दिक्कत है। जब एक चीज़ क्लियरली मेंशन है एमपीडी 21 यूबीबीएल जो भी किस लिए बनाए जाते हैं कि यहाँ पे एक प्लान्ड ग्रोथ हो, अब उसको आप फॉलो नहीं करवा सकते तो आप ऐसी एजेंसीज का क्या फायदा है? बिल्कुल, आप बताइए एजेंसियां क्यों यहाँ पर फेल हो जा रही हैं और इस तरह के हादसे लगातार हो रहे हैं और कुछ भी करना मुश्किल हो रहा है? आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, एजेंसी तभी फेल होती है जब करप्शन होती है। सो आई नीड नॉट से दैट। जब दिख ही रहा है, सब कुछ दिख रहा है, आप आए हो, आपको एक दिन में दिखा, तो उनको क्यों नहीं दिखता जो चेयर्स पे बैठे हैं? तो हमें बताने की इन द फर्स्ट प्लेस जरूरत होनी नहीं चाहिए, उनको दिखना चाहिए, दे शुड इम्प्लीमेंट। हर वक्त एक डिजास्टर की क्यों वेट कर रहे हैं? कभी आग कभी पानी, मतलब बच्चों की लाइफ बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो रेजिडेंट्स हैं लगातार यहाँ पर वो सामने देख रहे हैं किस तरीके से जो है हालात जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि मुखर्जी नगर इलाका जो कि वेल प्लान इलाका था, यहाँ पर किस तरीके से बिल्डिंग परमिशन जो है उसको ओवरलैप करके जो है हम देख रहे हैं कि वहाँ के जो निवासी हैं और लगातार जो है वहाँ के जो निवासी हैं उनके अंदर कितना आक्रोश है, साफ साफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर जो दूसरे शहरों से बच्चे पढ़ने आते होंगे वो किस तरह की समस्या महसूस करते होंगे और कितना उनके अंदर आज नाराजगी होगी, ये हम समझ सकते हैं। राजेंद्र नगर से हमारे साथ चंद्रशेखर भी हैं, मैं उनसे ही बातचीत करूंगा, लेकिन पहले मैं परमिंदर सिंह सेठी जो हमारे आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहूँगा। अभी आपने पूरे 10-20 मिनट से हम लोग सारी खबरें दिखा रहे हैं, अलग अलग दिखा रहे हैं। जब भी हम आम जनता के पास जा रहे हैं, जब भी हमने दूरदर्शन ने जो स्थानीय निवासियों से बात करी या छात्रों से बात करी, किस तरह के बयान आप सुन रहे हैं? हर कोई परेशान है, हर कोई भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है, एमसीडी पे अनदेखी की आरोप लगा रहा है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, सिस्टम फेल हो गया है छात्रों के लिए। ये कब तक चलेगा परविंदर जी?
नहीं देखिए, ये सबसे पहले तो ये बहुत ही दुखद घटना है और इस चीज़ का हम सबको बहुत दुख है कि 3 बच्चों की जो छात्र थे उन्होंने अपनी जान गंवाई है। जिस घर का बच्चा चला गया उनको मालूम है कि उन्होंने क्या खोया है। हम तो इसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो हादसा हुआ है ये पूरी दिल्ली का सिस्टम और मैकेनिज्म जो है, अभी पीछे अभी आपने बताया मुखर्जी नगर में भी इस तरह का हादसा हुआ IAS के बच्चों के साथ, और जगह जगह पे जो इलीगल तरीके से चाहे कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं, चाहे दुकानें हैं, चाहे दूसरी चीज़ें हैं, उस सारे सिस्टम और मैकेनिज्म को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। ये एक दिन में नहीं बना है, इसको बड़े सालों से खराब। दुरुस्त कौन करेगा परविंदर जी? नहीं, सरकार करने की जिम्मेदारी तो आम आदमी पार्टी की है ना, सरकार MCD में है ना, कब दुरुस्त करेंगे? एक दिन के अंदर तो नहीं बन गया। देखिए, मैं इसके ऊपर कोई राजनीति नहीं करना चाहता, क्योंकि बड़ा बहुत जो है चिंता का विषय है। 3 बच्चों की जान गई है और इसके ऊपर सभी जिम्मेवार हैं। सबकी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, और जो लोग इसके लिए दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, चाहे आम आदमी का व्यक्ति है, चाहे MCD का व्यक्ति है, चाहे उस कोचिंग सेंटर का मालिक है। परविंदर जी, आपने कहा कि 1 साल और जिम्मेदारी सबकी बनती है, आपने सब बातें कर ली, लेकिन जब खबरें आप देख रहे थे, लोगों की बातचीत सुन रहे थे, आपने बांसुरी सरवाज को आपने सुना होगा, उन्होंने एक ट्वीट दिखाया दुर्गेश पाठक का, जो आपके विधायक हैं। वो किस तरह का ट्वीट किया था जब लोगों ने उनसे शिकायत करी कि जल भराव हो रहा है। 22 और 24 जुलाई को शिकायत करी कि जल भराव हो रहा है, लोगों को दिक्कत हो रही है, तो लिख दिया मुझे संज्ञान में और स्माइली बना दी। ये व्यवहार, और कल लोग बता रहे हैं मौके पर भी नहीं पहुंचे, अब शायद पहुंच गए तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर जनप्रतिनिधि आम आदमी पार्टी, जिसके नाम में आम आदमी जुड़ा हुआ है, वो अपने इलाके के आम आदमियों की, अगर आम लोगों की बातें नहीं सुन सकता तो उसको नाम बदल देना चाहिए, आम आदमी पार्टी का नाम VIP पार्टी कर देना चाहिए आप लोगों को। बिल्कुल, शैली ओबराय भी पहुंचे हैं, दुर्गेश पाठक भी पहुंचे हैं, जो विधायक हैं, और बहुत से मैं समझता हूं कि मेन मुद्दा ये है कि इन चीजों का समाधान निकालने के बाद ये तय करना पड़ेगा कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। चाहे राजेंद्र नगर नहीं, पूरी दिल्ली में या पूरी जगह पे कहीं पे भी इस तरह की घटना ना हो जहां पे लोगों की जाने जाएं। आप तो ना अरस्तु के आदर्श राज्य की कल्पना में विचरण करने लगे साहब। जब 22 जुलाई को पानी बरसा, 24 जुलाई को जब हुआ, तब लेना चाहिए था ना एक्शन। सर, व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, शिकायत है सर, जो मृत्यु का कारण, और आपका जनप्रतिनिधि जो है वो इस तरह की ट्वीट कर रहा है। नहीं, मैं आपको कम से कम ये कहना चाहिए कि हाँ, दुर्गेश पाठक जिम्मेदार है इस चीज के लिए, देखिए शैली ओबराय जिम्मेदार है। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे जो लोग सरकारें चला रहे हैं उनकी जिम्मेवारी तय है, लेकिन खास तौर पे जहां पे वो कोचिंग सेंटर चलता है, जहां पे वो बेसमेंट चाहे पार्किंग या गोडाउन के लिए है, वहां पे अगर लाइब्रेरी चलाई जा रही है और वहां पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, जब ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा तो पानी कैसे निकलेगा? कौन करेगा परविंदर जी? चेक कौन करेगा इन चीजों का? अगर कोई बेईमानी कर रहा है, गलती कर रहा है, कोचिंग सेंटर तो बनी नहीं है, वो तो चलिए, वो चोर हैं, वो गलती कर रहे हैं, वो लाइब्रेरी चला रहे हैं पार्किंग के एरिया में, बेसमेंट में, तो चेक कौन करेगा? सर, ये बिल्डिंग ये आज से तो चल नहीं रही। अभी देखिए, मैं ये दूसरे के ऊपर जो है ना, ये बात पुरानी बात की बात नहीं कर रहा, आरोप प्रत्यारोप की बात कर रहे हैं। जिम्मेदारी लेने से जिम्मेवारी सबकी तय करनी पड़ेगी, सिर्फ एक व्यक्ति। अगर गलत हो रहा है तो एजेंसियां क्या कर रही थी? MCD क्या कर रहा था? क्यों इंस्पेक्शन नहीं किया जा रहा था? पूरी दिल्ली के अंदर क्यों नहीं लाइब्रेरी चेक की जा रही थी? क्यों ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं किया जा रहा था? जल भराव हो रहा था, क्यों नहीं ठीक किया जा रहा था? कब तक ये बात बोल कर 15 साल हम नहीं थे, 15 साल तो बीजेपी थी, कब तक बसते रहेंगे? चेंज के लिए तो लेकर आए थे ना आम आदमी पार्टी को। इंडिविजुअल बिल्डिंग की जो बेसमेंट बनी है उसमें ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, उसका जिम्मेवार वहां जो उसका मालिक है, जिसने बनाया है उसने। अब हर एक घर घर जाकर नेता तो नहीं पता निर्माण होते हैं, गलत तरीके से निर्माण होते हैं, नक्शे के खिलाफ काम होते हैं, लेकिन एजेंसीज, नगर निगम, MCD, इनका काम होता है कि उस गलती को पकड़े और ठीक करें। सर, आप 1 साल से यहाँ पे अभी 8-10 महीने 12 महीने से आम आदमी MCD में आई है, उससे पहले ये सिस्टम बड़े समय से खराब है, उसको ठीक करने के प्रयास करे जा रहे हैं और आगे भी हो रहे हैं। चलिए ठीक है अभिषेक जी, आप ये बार बार आम आदमी पार्टी ये बात कहती है कि ठीक है, हमें तो अभी 1 साल ही हुआ है, 15 साल से बीजेपी शासन में थी, तो बीजेपी ने किया क्या? क्या ये बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगर लगातार ये सिस्टम देख रहे हैं कि दिल्ली की स्थिति खराब है, जरा से 3 दिन के पानी के अंदर पूरी दिल्ली जाम हो जाती है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी 15 साल MCD में रही है, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है? आम आदमी पार्टी यही आरोप लगा रही है। देखिए, मैं सबसे पहले तो जो परिवार हैं जिनके चिराग आज बुझ गए हैं, उनके साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगा। दूसरा, मैं एक आपको तथ्य आज यहाँ बताना चाहता हूँ। अभी मैं राजेंद्र नगर में ही रहता हूँ। कल लगभग 8 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक हम वहीं थे। आप
ऑन रिकॉर्ड एमसीडी के पास 26 जून को इस बिल्डिंग की कंप्लेंट है, ऑन रिकॉर्ड। और इस कंप्लेंट के होने के बाद भी, एक मिनट मैं आपको रोक रहा हूं, 26 जून को एमसीडी में इस बिल्डिंग की कंप्लेंट की गई है, वहां आप पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं? हाँ, वहां के लोकल रेजिडेंट्स ने बताया कि हमने ये कंप्लेंट की है। कंप्लेंट में क्या किया था लोकल? उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो पानी है बहुत ज़्यादा भर जाता है इन बिल्डिंग्स के पास, और ये बिल्डिंग जो है ठीक से नहीं चल रही, इनके अंदर जो प्रोसेस और रूल्स हैं ये फॉलो नहीं हो रहे। तो वहां पर 26 जून में इसकी कंप्लेंट एमसीडी के पास है, पहली बात ये। उसके बाद एक मिनट रोकूंगा, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अभिषेक टंडन जो बीजेपी के नेता हैं, स्थानीय निवासी हैं राजेंद्र नगर के, वो एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि 26 जून को स्थानीय निवासियों ने एमसीडी को एक कंप्लेंट करवाई थी कि जल भराव होता है और इस इलाके की जो बिल्डिंग है उनमें कई गड़बड़ियां हैं, और बेसमेंट को भी लेकर शिकायत की गई थी। अभिषेक जी, है ना? जी। और इसके बाद जिस तरह से आज हमारे नेतृत्व ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, उसको मैं आगे बढ़ के बताना चाहूंगा कि 22 जुलाई, 26 जुलाई ऐसे कई बार ऐसे हादसे हुए, कई सारे गटर वहां खुले हैं, कई सारी नालियां वहां बह रही हैं, नालों में बहुत ज्यादा जल भराव है। और ये हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला जहां पर स्वयं माननीय विधायक जी हैं। क्या वो व्हाट्सएप ग्रुप इस वक्त आपके पास है? मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं उसके। और मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, क्योंकि जैसे ही बीजेपी की लीडरशिप या वहां के आम जो रेजिडेंट्स हैं वो डालते हैं तो उनको उस ग्रुप से रिमूव कर दिया जाता है। अच्छा, मतलब अगर कोई विरोध करता है व्हाट्सएप ग्रुप में, तुरंत उसको उस ग्रुप से बताता है तो आम आदमी पार्टी का जो सिस्टम है उसको अलग कर देता है, उसको ग्रुप से हटा दिया जाता है, और विधायक के लोग, और इंडिविजुअली टारगेट भी किया जाता है। ऐसे कई सारे लीडर्स हैं वहां पे जो इंडिविजुअली टारगेट करते हैं। हालांकि इस सबसे हटकर मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि जब से दिल्ली में मॉनसून आया है, बारिश हो रही है, लगभग राजेंद्र नगर के विधानसभा के अंदर आने वाले सभी एरिया में जल भराव है, चाहे वो पांडव नगर हो, चाहे वो ओल्ड राजेंद्र नगर हो, चाहे WA हो। और इसके लिए माननीय विधायक जी को कई बार जनता ने ट्विटर के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और कई सारे अन्य जो कम्युनिकेशन के माध्यम है उनके पास गई, लेकिन विधायक जी ने कोई इस पे काम नहीं किया। सीवर बिल्कुल साफ नहीं है, और आप देखिए कि अगर 12 फीट की बेसमेंट 3 मिनट के अंदर भर जाती है सीलिंग तक, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सीवर फटा, सीवर के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं थी, सीवर गंदगी था। और जैसे हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे कि इतना गंदा पानी था, हम लोग वहाँ NDRF की टीम से बात की कि लाइट जो उनके फोरहेड पे होती है उसके बावजूद वो कुछ नहीं देख पा रहे थे, दिखाई नहीं थी, जो बचाव कुछ देख ही नहीं पा रहे थे। वो इतना गंदा पानी था उसके अंदर कि वो रस्सियां दिखाई नहीं दे रही थी छात्रों को। भावनात्मक इशू है, भावनात्मक मुद्दे से जुड़ने के प्रयास आम आदमी पार्टी नहीं कर रही। पिछले 10 साल से इनकी भावनाएं जो हैं सिर्फ भ्रष्टाचार से जुड़ी हैं, और अभी तो पिछले 1.5-2 साल से इनकी भावनाएं सिर्फ अपने CM से जुड़ी हैं जो जेल में बैठे हैं। तो जनता के साथ अपनी भावनाएं जोड़िए, जनता के बीच में आइए। जनता ने आपको वोट दिया है, 2-2 बार सरकार में चुन के लाएं। आज सिर्फ चुनाव नजदीक हैं इसलिए उनके विधायक ट्विटर पे और इधर उधर थोड़ा बहुत एक्टिव हैं, वरना मैं आपको बता रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के ना तो विधायक, और अब लगभग 2 साल हो गए हैं जो उनकी स्थानीय निगम पार्षद है, वहां पर यह भी चर्चा है कि वो वहां स्थानीय निगम पार्षद वहां रहती ही नहीं है, वो कहीं और रहती हैं, वो गुड़गांव DLF में रहती हैं। पूरे देश को उनका नाम मालूम पड़ना चाहिए। हाँ, आरती चावला उनका नाम है जी, तो वो वहां रहती ही नहीं है। तो आप ये सोचिए कि किस तरह से उनके पास वहाँ की जनता अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाएंगी। और जहाँ तक मतलब पार्षद जो है वो ओल्ड राजेंद्र नगर की हैं, आरती चावला आपने नाम बताया, और रहती वो गुड़गांव में है। हाँ, और हरियाणा। वो कल थी नहीं स्थान पे, वो वहां पर कल स्थान पे थी ही नहीं, और हमें वहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि वो यहाँ रहती ही नहीं है, वो DLF में रहती है। हम टाउन जो आपने समस्याएं बताई वो टाउन प्लानिंग कैसे ठीक की जा सकती है, कहाँ गड़बड़ी रह गई, हम आर श्रीनिवास जी से बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं चलूंगा राजेंद्र नगर, जहां पे DD न्यूज के संवाददाता चंद्रशेखर मौजूद हैं। चंद्रशेखर, राजेंद्र नगर के लोग क्या कह रहे हैं, कितना निराश हैं, कितने गुस्से में हैं, कितने दुख में हैं? आपने दिन भर आज कई इलाकों का दौरा किया है, हमने आपकी लगातार रिपोर्ट्स देखी हैं, और हमने पाया है और कई जगह से खबरें भी आ रही हैं कि करीब करीब हर कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में या तो लाइब्रेरी चलती है या उसमें क्लासेस लगाई जाती है। 90% से ज़्यादा कोचिंग सेंटर से ये शिकायतें आ रही हैं। आपकी जांच में आपने जो ग्राउंड रियलिटी चेक करी है चंद्रशेखर, उसमें आपने क्या पाया?
जी बिल्कुल, और मैं आपको बताऊं कि इन्हीं गलियों में कुछ महीने पहले भी मैं घूमा था और मैंने कुछ स्टोरी यहाँ पे की थी जिसमें खास तौर पे दिखाया गया था कि जो बच्चे एस्पिरेंट जो होते हैं और वो जो टॉप कर जाते हैं उनके नाम को किस तरीके से यहाँ पर बेचा जाता है, किस तरीके से ये संस्थान जो है उन नामों को बेचते हैं, उन शहरों को बेचते हैं और अपने यहाँ एडमिशन्स कराते हैं। और यही बात यहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि जो एडमिशन्स हो रहे हैं वो इस कदर हो रहे हैं कि सीटिंग अरेंजमेंट उस तरीके से नहीं हो पाता है। बल्क में कई संख्या में लोग जो है जो छात्र हैं वो यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, जिससे सही से टीचिंग भी नहीं हो पाती है और वहाँ सफोकेशन उस प्रकार का रहता है। लाइब्रेरी की जहाँ तक आपने बात की, एकदम सही बात की कि कई सारे जैसे कोचिंग संस्थान है वहाँ पर जो लाइब्रेरीज हैं वो इस प्रकार से बनाई गई हैं और कंजेस्टेड हैं। आप कई सारे कोचिंग संस्थान आप देखेंगे काफी कंजेस्टेड है, उनके आने और जाने का जो रास्ता है यानी कि वो एक ही रास्ता है और वो भी बहुत सीमित दायरे में है और उसी में से निकलकर एक छात्र को आना और जाना पड़ता है। और एग्जिट जो बिल्डिंग बाय लॉज की बात भी आप कर रहे थे, निश्चित तौर पर यह देखा जा रहा है कि ये जो लाइज और वो भी इस तरीके से फॉलो यहाँ पर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि किस प्रकार से सर्टिफिकेशन दिया जाता है और किस प्रकार से उसका यूज किया जा रहा है उसकी एक जिंदा मिसाल जो है वो पीछे मेरी बिल्डिंग उसको आप देख सकते हैं जहां पर कल ये हादसा हुआ है। और जहां पे जो छात्र हैं वो काफी आक्रोशित हैं, उनके मन में हमेशा से यही है कि जो वो जस्टिस चाहते हैं उन बच्चों के लिए जो कि एक एस्पिरेंट थे और देश का एक भविष्य हो सकते थे। संस्थान में आए थे वो उम्मीद के साथ और वो उम्मीदें उन्हें कहीं ना कहीं जो दम घोटू जो पानी है वो उनको लील गई और उसी को लेकर के लगातार यहाँ पर वी वांट जस्टिस के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, कैंडल यहाँ पर दिखाई जा रही है, छात्र भी आपके पीछे नजर आ रहे हैं, चंद्रशेखर आपके साथ कुछ छात्र भी नजर आ रहे हैं पीछे, क्या उनसे आप बात कर सकते हैं? यहाँ पर लगातार जो युवा हैं वो लगातार आक्रोशित हैं और ये नारे लगा रहे हैं कि किस प्रकार से जो मिसमैनेजमेंट यहाँ पर हुआ है। चंद्रशेखर, क्या आप कुछ छात्रों से बात कर सकते हैं इस वक्त? वहाँ पर आप देखेंगे कि कमोबेश यही स्थिति वहाँ पर बनी हुई है। चंद्रशेखर, कुछ छात्रों से क्या आप बातचीत कर सकते हैं अगर आपके आसपास कुछ छात्र हैं तो? जी प्रखर, जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैं कुछ छात्रों से आपकी बात करा सकता हूँ कि क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से यहाँ पर कोचिंग की जाती है या कम जो संस्थान है वहाँ पर कोचिंग की जाती है, तुम सामने चाहिए, तो किस प्रकार की कोचिंग आपको लगती है कि क्या व्यवस्था यहाँ पर है? जी देखिए, स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए यहाँ पे व्यापक बदलाव की ज़रूरत है। प्रॉब्लम यहाँ पे स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए एक नहीं है, बहुत है। रेंटल प्रॉब्लम है उनको, उनके सिक्योरिटी भी वापस नहीं करते हैं यहाँ के रेजिडेंट वाले और इनको रेंट खाने की आदत हो गई है। कोचिंग को लेकर के हम बात कर रहे हैं, कोचिंग, हाँ, कोचिंग का जहाँ तक सवाल है तो अभी जो हादसा हुआ है, जो प्राइमा फेसी एज पर द इंफॉर्मेशन वी हैव, इसके हिसाब से ये लग रहा है कि जो स्टूडेंट की सेफ्टी मेजर है उसके प्रति कोचिंग सजग नहीं है। क्योंकि जो वाटर वाल्व की सुविधा होनी चाहिए थी, जो एग्जिट पॉइंट होता है बेसमेंट में, वाटर वाल्व्स होती हैं और वाटर वाल्व्स को खोल के पानी वहाँ से एग्जिट होता है, उसकी सुविधा यहाँ पे नहीं थी बेसमेंट में। सारे संस्थानों में इस प्रकार की चीजें हो रही हैं, स्टडी को लेकर के हो, सुविधाओं की बात हो, उसमें लैकनेस है। बेसमेंट कंस्ट्रक्शन यहाँ पे व्यापक तौर पे चल रहा है, करोल बाग में भी चल रही है और ओआरएन में भी चल रही है। ओआरएन में तो स्थिति ऐसी है कि कुछ गलियों में इस प्रकार से बेसमेंट में लाइब्रेरीज चल रही हैं जहाँ पे शायद ही अपने एनडीआरएफ के 2-3 जवान जा पाए अंदर और बाल्टी से पानी निकालने की नौबत आ जाएगी। वहाँ पे इतनी छोटी छोटी सड़कें हैं और छोटी छोटी वो, यहाँ तो फिर भी काफी स्पेस था। कहने का ये मतलब है कि सेफ्टी मेजर्स पे इनका ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? फीस मोटी हो रही है लेकिन जो गलियां हैं वो मोटी नहीं। हाँ, फीस बिल्कुल, अभी चंद्रशेखर बिल्कुल सही कहा इन्होंने छात्र ने कि जो है फीस लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन जो समस्याएं हैं वो यथावत बनी हुई हैं और समस्याएं और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। हमारे साथ आर श्रीनिवास जी भी हैं जिनसे हम टाउन प्लानिंग के बारे में समझेंगे। हम ये जानना चाहेंगे कि गड़बड़ क्यों हुई। पहले तो मैं माफी चाहता हूँ, बहुत देर बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ श्रीनिवास जी, लेकिन जो आपने पूरी बातचीत सुनी, चर्चा सुनी, आपने सबके पक्ष सुने, जनता की समस्या सुनी, आखिर ये जो इलाके हैं यहाँ पर पानी भरने की समस्या, इसका हल देश की राजधानी है। ये बड़ा शर्मनाक है कि इस देश की राजधानी के अंदर ऐसी स्थिति बनती है कि 2-3 दिन की बारिश के अंदर ही, जबकि बारिश भी बहुत ज्यादा नहीं दिल्ली में होती, और ये हम स्थिति देखते हैं और फिर हादसे होते हैं, कभी करंट लगने से मौत होती है, कभी बेसमेंट के अंदर पानी भर जाता है। कहाँ गड़बड़ हो गई है, कहाँ गड़बड़ रह गई है? ये सबसे पहले मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ जो जिनके परिवार वाले अपने बच्चों को खोया है। इसमें ऐसा है कि जो राजेंद्र नगर कॉलोनी है या कोई भी दिल्ली की कॉलोनी है वो एक सैचुरेशन पॉइंट में पहुंच चुके हैं, उनकी इतनी कैरिंग कैपेसिटी नहीं है। अगर आप 1960 या 70 के दशक में ये कॉलेज देखें तो इसमें केवल ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर होते थे। आज की डेट में इतनी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है और उसके अलावा जो छात्रों ने बताया कि इसमें ग्रॉस वायलेशन है, और एक सज्जन ने यह भी बताया था कि मास्टर प्लान के जो नियम हैं और बिल्डिंग वालों के नियम हैं बिल्कुल उसमें वायलेशन की गई है और जो ओनर है वो अपने कागजात नहीं दे पाया है।
किसी भी बिल्डिंग का जब ऑक्यूपेंसी कम कंप्लीशन सर्टिफिकेट देना होता है, उसमें सर्टिफिकेशन देना होता है कि स्ट्रक्चरल सेफ्टी उसमें अडहेर किए कि नहीं है, फायर सेफ्टी के जो जितने भी हमारे नियम है उसको सारा उसमें अडहेर किए कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे जितने भी लोगों ने जो बताया है, इससे पूरा पता लगता है कि इसमें काफी वायलेशन हुए हैं। और आपने ये भी बताया कि माननीय उच्च न्यायालय ने सीधा डायरेक्शन दिए हैं कि बेसमेंट में कोई कोचिंग सेंटर शुड नॉट बी अलाउड। जी, माननीय उच्च न्यायालय के डायरेक्शन के बावजूद भी अगर कोचिंग सेंटर मतलब चालू रखे हैं तो ये बहुत ही निंदनीय है। और मैं इसका एक और कारण दे सकता हूं कि एमसीडी है, उसका एनफोर्समेंट विंग भी है। तो ये ड्यूटी बन जाती है एनफोर्समेंट विंग की, वो पीरियोडिक ऑडिट करे जितने भी कोचिंग सेंटर हैं। आई थिंक लास्ट ईयर जो इन्होंने नोटिस भी भेजा था, सारे जितने भी मुखर्जी नगर में, राजेंद्र नगर में और कॉलोनी में जितने भी नोटिस गए थे, लेकिन नोटिस करने के बाद क्या कार्रवाई हुई? अगर उनको सील कर दिया तो शायद ये हादसा नहीं होता। तो इसमें जब भी अगर कोई वायलेशन चेक करनी है, एनफोर्समेंट एजेंसी को ये देखना है सबसे पहले उनका पानी और बिजली कनेक्शन काट दिया जाए। जैसे ही अगर ये 2 कनेक्शन काट दिया जाएगा तो कोई ऐसी गतिविधि नहीं हो। तो ये आई मीन दिस इज अ शेयर नेग्लिजेंस। और मैं ये भी कहूंगा कि समवेयर जो हमारे जनता या सिटीजन का जो दायित्व है, अगर वो ओनर है, क्या उसको इतना एथिक्स नहीं है कि वो सारे सेफ्टी मेजर्स को मतलब अपने बिल्डिंग में रखे? वो क्यों नहीं किया? श्रीनिवास जी, आपने बहुत गंभीर बात कही और आपने बहुत खुलकर बात की, और मैं खुलकर यह सवाल पूछना चाहता हूं कि जब इस तरह की खामियां बिल्डिंगों के अंदर, कोचिंग सेंटर के अंदर होती हैं, और अगर एमसीडी इस पर एक्शन नहीं लेता है, जो आपने कहा बिजली पानी काटे जा सकते हैं, लगातार इंस्पेक्शन हो सकता है, तो जाहिर तौर पर बिल्कुल खुलकर बताइए आप, क्या ये मिली भगत के बिना संभव है? ये मिली भगत है, बिल्कुल है। मैं कह सकता हूं अगर कोई भी वहां का जो इंजीनियर इंचार्ज है, उस जोन का जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, असिस्टेंट इंजीनियर, उसको सर्टिफाई करना है बिल्डिंग को कि सारे जो उसके पैरामीटर्स हैं उसको सेटिस्फाई किए कि नहीं किए। बिना सर्टिफिकेशन के आप ऑक्यूपेंसी कम कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। तो इनवेरिएबली ये कहा जा सकता है कि उसमें सांठ-गांठ हुई होगी। अगर वहां के ओनर ने अगर कुछ ऑब्लाइज किया होगा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, उन्होंने ऑक्यूपेंसी कम कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया होगा। लेकिन पुलिस की जो एफआईआर उसमें लिखी है, उसमें क्लियर कट लिखा है कि उसमें जो ओनर है वो डॉक्यूमेंट नहीं दे पाया जी। तो ये तो क्या बोलते हैं, मैं फिर से बोलता हूँ, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। क्रिमिनल नेग्लिजेंस, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की। आपराधिक, एक तरह से आपराधिक मामला है बनता है। 3 होनहार छात्रों की जिंदगी जो शायद भविष्य में देश की सेवा करते, उन्हें आज पानी में डूबकर अपने ही कोचिंग सेंटर में, जहां वो शिक्षा ग्रहण करने जाते थे, उसी के बेसमेंट में डूबकर अपनी जान गंवानी पड़ी। बहुत गंभीर विषय है, गंभीर चर्चा जारी है। पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी। वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, नखरे वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, एमडीएच के साथ अब जुड़ते नई टेस्ट का असली टेस्ट, एमडीएच जिंजर गार्लिक पेस्ट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए आपका धन्यवाद। जब आपकी इनकम टैक्स रिटर्न की जानकारी में होगी ईमानदारी, फिर आपके टैक्स रिफंड में नहीं होगी कोई देरी। इसलिए ध्यान रहे, गलत टीडीएस, झूठे खर्चे और कम आमदनी दिखाकर हाई रिस्क रिफंड्स क्लेम करने पर आपके इनकम टैक्स रिफंड क्लेम में देरी हो सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर ई फाइल में हुई रिटर्न में दी हुई जानकारी की गहन जाँच करता है और गलत पाए जाने पर रिटर्न फ्लैग हो सकती है। फ्लैग होने पर CPC ITR से रिवाइज रिटर्न फाइल करने की सूचना मिलेगी। 10 दिन के भीतर 2 रिमाइंडर्स मिलने के बावजूद रिवाइज रिटर्न फाइल न करने पर रिटर्न प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है। अपनी रिटर्न से जुड़े अपडेट्स जानने के लिए ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें और अपने डैशबोर्ड पर प्रोसेसिंग स्टेटस और पेंडिंग एक्शंस चेक करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं दिल्ली में जो हादसा हुआ है उस पर हमारा शो डूब गए होनहार, कौन है जिम्मेदार। और इस घटना पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का क्या हाल बना दिया है, उज्जवल भविष्य के लिए दिल्ली आए इन नौजवानों का क्या कसूर था, ये अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं और उन्होंने दिल्ली को इस हालत में लाकर खड़ा कर दिया है। आज दिल्ली की क्या हालत कर दी इन्होंने, झीलों का शहर बनाना था इन्होंने दिल्ली को। 3 नौजवान बच्चे युवा हमारे साथ थे, एक बेसमेंट में डूब के मर जाते हैं देश की राजधानी में। ये अरविंद केजरीवाल का मॉडल है, ये आम आदमी पार्टी का मॉडल है। किस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया इन्होंने। उन परिवारों से पूछो जिन्होंने अपने नौजवान बच्चों को खोया, क्या बीत रही होगी उनके ऊपर, जो उनके उज्जवल भविष्य के लिए उनको कोचिंग सेंटर्स में भेज रहे थे। क्या पता था वो बेसमेंट उनको निगल जाएगी। ये है उनका झीलों का शहर। कि किस तरह की राजनीति है। तो दिल्ली में जो दर्दनाक हादसा हुआ है उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है और दिल्ली के राजेंद्र नगर के कोचिंग संस्थान में हुए हादसे को लेकर अब उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए एक्स पर लिखा है कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित IAS स्टडी सर्कल के बेसमेंट में बारिश का पानी भरने से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही 2 छात्राओं व 1 छात्र की हुई मौत अति दुखद है और पीड़ित परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। दोषियों को सजा के साथ सरकार द्वारा सुधारात्मक कदम भी उठाए जाना जरूरी है। यह है मायावती का एक्स पोस्ट जो अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने किया है। तो गूंज जो है वो उत्तर प्रदेश तक इसकी पहुंच गई और अंबेडकर नगर की एक छात्रा है जो इस हादसे के अंदर जिसका दुखद निधन हुआ है। तो फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं दिल्ली में हुए दर्दनाक हादसे की और मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। लगातार हम उनसे चर्चा कर रहे हैं। परविंदर सिंह सेठी जो आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। परविंदर जी, आपने पूरी बात सुन ली, आपने देख लिया कि दुर्गेश पाठक जो स्थानीय विधायक है उनका क्या व्यवहार है। आरती चावला जो स्थानीय पार्षद है वो वहाँ पर रहती नहीं है, वो गुड़गांव में दूसरे राज्य हरियाणा के अंदर रहती हैं, इलाके में नज़र नहीं रखती हैं। जो व्हाट्सएप ग्रुप में लोग शिकायतें करते हैं तो उन्हें जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं उस ग्रुप से उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। 26 जून को शिकायत की गई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके बाद भी आप बचाव करना चाहेंगे क्या? नहीं, देखिए जो हादसा हुआ बड़ा दुखद है, लेकिन अब इस हादसे को किस तरह से इससे उभर कर आया जाए और आगे ऐसा हादसा ना हो, उसके लिए क्या क्या कदम उठाए जाए, इसके ऊपर हम राजनीति करके एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाकर कोई भी बात कह दें, उस बात से जनता को और वहाँ के विद्यार्थियों को कोई फायदा होने वाला नहीं है। आपको 1 साल ये करना चाहिए था। विद्यार्थियों को फायदा होने वाला नहीं है। MCD में आम आदमी पार्टी थी तो 1 साल तक ये कार्य करना चाहिए था। ये सुनिश्चित करें, और चाहे दिल्ली सरकार में है उनकी जिम्मेवारी ज्यादा है, भारत सरकार के भी 7 मेंबर पार्लियामेंट हैं, 7 सांसद हैं, उनकी भी कोई जिम्मेवारी है। और सबकी कलेक्टिव जिम्मेवारी है। परविंदर जी, मैं एक बात बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, मैं भी मानता हूं कि किसी व्यक्ति के पास अलादीन का चिराग नहीं होता कि एक दिन में समस्या दुरुस्त कर दे, लेकिन 12 महीने में
आम आदमी पार्टी जब एमसीडी में सत्ता में आई तो कम से कम, ठीक है ड्रेनेज सिस्टम में एक समय लगता है ठीक करने में, कम से कम इंस्पेक्शन तो कर सकती थी कोचिंग सेंटर का। बिल्कुल ये तो पता कर सकती थी कि भाई आप लाइब्रेरी चला रहे हैं इस जगह पर, इसको बंद कीजिए, ये पार्किंग और स्टोरेज के लिए आपको जगह दी गई है। इंस्पेक्शन करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए होता है। सही कह रहे हैं श्रीनिवास जी ने बताया कि बिना मिली भगत के नहीं हो सकता ये। देखिए देखिए आप आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में मैं जाना नहीं चाहता और ना जाता हूं। मैं आपको सबसे बड़ी बात कह रहा हूं कि अपने राजनीतिक मवाद से ऊपर उठकर, चाहे बीजेपी है, चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, हमें कलेक्टिवली ये काम करना चाहिए कि दिल्ली के अंदर चाहे आने वाले समय के अंदर ऐसी घटना दोबारा ना हो। दिक्कत ये है कि आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को इस बात की चिंता रहती है कि तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल का वजन जो है वो 250 ग्राम कम हो गया कि 250 ग्राम बढ़ गया। लेकिन दिल्ली की जनता जो सहन कर रही है उसे लेकर जो चिंता होना चाहिए वो चिंता नहीं है। अभिषेक जी बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, लेकिन एक ओल्ड राजेंद्र नगर के आप स्थानीय निवासी भी हैं। अब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि जो हादसा हो गया उसे पलटा नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य में हमारे होनहार छात्रों को इस तरह से ये कीमत, अपनी जान की कीमत ना चुकानी पड़े, उनके सपनों को ना मरना पड़े, इसके लिए एक स्थानीय निवासी होने के नाते वहाँ पे बहुत छात्र रहते हैं। अब आप लोगों का क्या आगे का एक्शन होगा? नहीं, कल से ही हम लोग छात्रों के साथ हैं और पुलिस प्रशासन के साथ लगातार हम लोग ये कार्य आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि विपक्ष में हम लोग एमसीडी में भी हैं, दिल्ली सरकार में भी हैं, कि सरकार दिल्ली की हो या एमसीडी हो, उनको जगाएंगे। केजरीवाल जी के वजन से आगे भी वो सोचें और थोड़ा दिल्ली के बारे में भी सोचें, दिल्ली की जनता के बारे में सोचें। कम से कम अब राजेंद्र नगर की सभी बेसमेंट्स के ऊपर एक सर्वे हो, करोल बाग की सभी बेसमेंट्स के ऊपर एक सर्वे हो, और ये सर्वे कराने के लिए हमें, चाहे उनके ऑफिस में कल हम प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी डिमांड्स लेके, हम एक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। अभिषेक, बात आप सही कह रहे हैं कि जो आप संघर्ष का रास्ता अपना रहे हो बिल्कुल इंस्पेक्शन होना चाहिए। ठीक है, ड्रेनेज की समस्या है, ठीक है, वो उस पर काम होना चाहिए, लेकिन कम से कम अब इंस्पेक्शन शुरू हो जाना चाहिए कि कोचिंग सेंटर का एक एक चीज की तलाशी लेना चाहिए। कितने रास्ते आने के, कितने रास्ते जाने के, बेसमेंट में क्या चल रहा है, लिफ्ट सही है कि नहीं है, करना बहुत जरूरी है। ये हमारे देश का भविष्य है ये छात्र, और अगर हम अपना भविष्य इस तरह से पानी में डूबने दे सकते हैं तो इस देश का हाल, इस देश का भविष्य फिर उज्जवल नहीं रह जाएगा। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी मेरे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए डीडी न्यूज़।